गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सभी को? कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पे लिखा है वो अच्छे से दिख रहा है सभी को। कमेंट करके बताइए सभी लोग, जो स्क्रीन पे लिखा है वो अच्छे से दिख रहा है और वॉइस क्लियर है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग ज़रा ये बताइए मुझे कि किन किन की तैयारी हो रही है और किन्होंने एक बार दो बार सिलेबस पूरा जितना अभी तक हुआ है कराया गया वो रिवीजन कर लिए। कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं आप लोग में से जो एक बार आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया, जितना बार आप लोग को पढ़ाया गया, जितना अभी तक पढ़ाया गया है। रिवीजन करते हैं आप लोग? रोज़ डेली रिवीजन करते हो? हाँ ठीक है, हाँ डेली रिवीजन करना है। और आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिनका देखिए यहाँ से पता चलता है कि आपका कंपटीशन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको कंपटीशन इतना मिल रहा है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ने अभी तक आधा ही किया है या अभी नहीं किया है, तो आप समझो कि कंपटीशन यहाँ से ही है। आप ही लोग में से आपस में ही कंपटीशन है। बाहर में और भी ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जितना टाइम मिले, जब टाइम मिले रिवीजन कीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी पढ़ाई कीजिएगा तभी आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा। अभी कंपटीशन बहुत हो गया। क्लियर है सभी को? सारे बच्चे आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करूं आज की क्लास? ओके ओके, चलिए। तो हमने जैसा कि पिछले क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मेंटल इलनेस। कौन सा चैप्टर है? हमारा जो चैप्टर है वो है मेंटल इलनेस। और इसमें हमने पिछले क्लास में जो मैनिक डिप्रेशन, मैनिक मैनिक डिप्रेशन टॉपिक को किया था। और हमने फिर लास्ट में हमने डिप्रेशन के बारे में स्टडी थोड़ा किया था और इसके टाइप्स का नेम बस देखा था, है ना। डिप्रेशन का बहुत ऐसे ही इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, जिन्होंने भी अगर पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने जो टाइप्स है इसके, ये कुछ टाइप्स के नेम हमने समझे थे। यहाँ तक क्लियर था सभी को अच्छे से? ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस डिप्रेशन टॉपिक को आगे चलते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके हमने कौन कौन से टाइप देखे थे? एटिपिकल या असामान्य अवसाद, अवसाद यानी डिप्रेशन, विषाद पूर्ण अवसाद, दूसरा के बाद तीसरा केटाटोनिक अवसाद, फोर्थ है मनोविकृति संबंधी प्रमुख अवसाद। इसके अलावा पोस्टपार्टम प्रसव पश्चात अवसाद, ऋतु परक दुष्प्रभावी अवसाद। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हमने देखे थे। आप लोग को नाम याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए कि ये टाइप होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कारण समझिए। जैसे किसी भी बीमारी के पीछे कारण तो होता ही है, बिना कारण का तो कोई बीमारी नहीं है। तो क्या कारण है जिसके वजह से डिप्रेशन इंसान को होता है? ठीक है, तो देखिए, डिप्रेशन अगर हो रहा है किसी को भी तो उसका कारण है नकारात्मक वातावरण।
पहला कारण नकारात्मक वातावरण यानी जहाँ पर वो इंसान रह रहा है उसके आसपास मोटिवेशन की कमी है। अगर मोटिवेशन की कमी है, कोई उसको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक नकारात्मक वातावरण बन जाता है हर चीज़ों के लिए। अगर उस इंसान में करने की क्षमता नहीं रहती है तो एक नकारात्मक वातावरण बन जाता है जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे कारण की, वो है असुरक्षा या भय युक्त वातावरण। ठीक है, ऐसा जगह पे रह रहा है इंसान कोई जहाँ पर भय लगता हो, डर लगता हो या फिर असुरक्षा महसूस होता हो, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। गंभीर रोग अवस्था, कोई अगर मतलब गंभीर बीमारी हो जैसे कैंसर हो गया या मतलब इसी तरह का कोई गंभीर बीमारी हो तो उसके कारण भी डिप्रेशन देखने को मिलता है पेशेंट्स में। औषधि दुष्प्रभाव व मद्यपान, मतलब बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट में भी डिप्रेशन हो जाता है। इंसान का जो मूड होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? हाँ, औषधि दुष्प्रयोग व मद्यपान क्लियर है सभी को यहाँ तक? है ना? ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए। नकारात्मक वातावरण, कोई भी नकारात्मक वातावरण रहेगा वहाँ पर इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। असुरक्षा या भय युक्त वातावरण हो, गंभीर कोई बीमारी हो, औषधि का दुष्प्रभाव, कोई दवा का दुष्प्रभाव हो या इंसान अल्कोहल वगैरह ले रहा हो तो उसका उस वजह से भी क्या होता है, डिप्रेशन जैसी खतरनाक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एंड वैगस नर्व स्टिमुलेशन द्वारा अवसाद का उपचार करना। ठीक है, मतलब जो डिप्रेशन है उसमें अगर इस तरह का एक्चुअली ये आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर होगा, धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको पीडीएफ सही मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर आप लोग बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, मैं बता रही हूँ कि क्या लिखा है। ये ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एंड वैगस नर्व स्टिमुलेशन है। यह अगर देखिए ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। अगर इसके थ्रू डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है, उपचार किया जाता है, तो इसके वजह से अगर थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन है तो वो मेजर हो सकता है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब समझिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलेनकोलिक। ठीक है, नेक्स्ट हम मेलेनकोलिक के बारे में बात करते हैं। अगर मेलेनकोलिया, तो ये मेलेनकोलिया क्या होता है, इसमें जो डिप्रेशन है इसका विकार अवस्था होता है जिसका लक्षण जो भी है वो नीचे हम पढ़ेंगे। ये एक टाइप हो गया डिप्रेशन का। ठीक है, ये डिप्रेशन का एक टाइप होगा मेलेनकोलिया। तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये समझिए। इसमें पहला लक्षण है कि अत्यधिक व्याकुलता व चिंता। देखिए डिप्रेशन में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वही सिम्टम्स तो इसके टाइप्स में भी दिखाई देंगे। क्लियर है सभी को? वही सिम्टम्स तो इसके टाइप में भी दिखाई देंगे। तो अगर जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, व्याकुलता होने लगता है, अत्यधिक चिंता होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेलेनकोलिक जैसे बीमारी में भी ठीक है देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ लिखा है गहरी व उच्च उदासी अवस्था। मेलेनकोलिक ऐसा टाइप होता है या डिप्रेशन में ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, उदासी देखने को मिलता है। इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड रहता है, उदास रहता है। शारीरिक वजन का घटना, जो शारीरिक वजन होता है वो क्या होता है, घट जाता है। सिर दर्द, अरुचि, अनिद्रा,
उत्साह व एकाग्रता में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है? सिर दर्द, अरुचि, अनिद्रा, उत्साह, ये सब में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ ये सब क्लियर है। हाँ, हेडेक ये सब होगा, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रहेगा, नींद नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा, और ना ही किसी चीज़ के लिए फोकस कर पाएगा, एकाग्र रह पाएगा। क्लियर है? ये सब क्लियर है सभी को? बताइए, कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, इसके अलावा और क्या लक्षण दिखाई देगा? स्वभाव में अस्थिरता, बेचैनी। ठीक है, उसका जो बिहेवियर होगा, जो स्वभाव होगा, वो क्या रहेगा? अस्थिरता रहेगा, उसमें बेचैनी रहेगा। दोबारा से बता दूं? चलिए दोबारा से देखिए, मेलेनकोलिया जो डिप्रेशन का एक टाइप है, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा हमें? ऐसे पर्सन जिनको मेलेनकोलिया जैसी बीमारी हो, मेलेनकोलिया ये एक डिप्रेशन का टाइप है। इस स्थिति में इंसान को बहुत ज़्यादा व्याकुलता और चिंता होती है, गहरी उच्च उदासी देखने को मिलता है, वजन घटता है, सिर दर्द होता है, किसी भी चीज़ में अरुचि रहता है, नींद नहीं आता है, उत्साह और एकाग्रता में कमी आता है, और जो स्वभाव है वो अस्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्वभाव अस्थिर रहेगा। ठीक है, अब हम कारण समझ लेते हैं कि मेलेनकोलिया जैसे डिप्रेशन होने का क्या कारण है। तो देखिए, हो सकता है कि ऐसे इंसान को कोई शारीरिक रोग रहा हो जिसके वजह से डिप्रेशन में चला गया, कोई ऐसा दुखद घटना घटा हो, अपने प्रिय की मृत्यु हो गई हो, लव्ड वन की डेथ हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी मेलेनकोलिया जैसा डिप्रेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बात करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की कमी। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है ना, उससे क्या निकलता है? हमारा जो तंत्रिका कोशिका होता है, इस तंत्रिका कोशिका से क्या निकलता है? न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, एक केमिकल निकलता है जो क्या करता है? यही सिग्नल, मतलब केमिकल जो होता है एक सिग्नल की तरह दूसरे न्यूरॉन तक जाकर सिग्नल देता है। क्लियर है बात? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर, इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा दुखद वातावरण, यानी पेशेंट जो है अगर कोई दुखद वातावरण में है, ऐसी वातावरण में है जहाँ पर कोई भी उसको, मतलब कोई खुशी नहीं है, बहुत गम का माहौल है, तो तब भी क्या होता है? डिप्रेशन हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर से देख लीजिए दोबारा से। शारीरिक अगर रोग रहेगा, कोई दुखद घटना या प्रिय की मृत्यु हो, न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कमी आ गया हो, या कोई दुखद वातावरण हो, तो ऐसी स्थिति में मेलेनकोलिक जैसे डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब डिप्रेशन जब हुआ है तो उसका क्या उपचार होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो इसके लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, डिप्रेशन को कम करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी डिप्रेशन, एंटी जो उसके उल्टा काम करे, एंटी डिप्रेशन ड्रग। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके अलावा और क्या मेडिसिन दे सकते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग, क्योंकि ये किसका टाइप है? डिप्रेशन किसका टाइप है? डिप्रेशन जो है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसमें हम एंटी साइकोटिक दवाई देते हैं। उच्च कैलोरी व उच्च पोषक तत्वों का आहार देंगे, पूर्ण आराम प्रदान करेंगे, परामर्श सुविधाएं प्रदान करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए हम उससे डिस्कस करेंगे। अगर उसको किसी चीज़ का टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो हम उससे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, मनोविश्लेषण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, मनोविश्लेषण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। जैसे
जो साइकोलॉजिकल थेरेपी होता है वो काफ़ी हद तक काम करता है। जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं उनको अगर साइकोलॉजिकल थेरेपी दिया जाता है, साइकेट्रिक थेरेपी दिया जाता है, तो इससे उनको काफ़ी आराम मिलता है। इस थेरेपी में हम अलग अलग तरह के थेरेपी का यूज़ करते हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी हो गया, सिचुएशनल थेरेपी हो गया, या फिर हम रिक्रिएशनल थेरेपी करते हैं, जैसे कि टीबी वगैरह से अटेंशन को खींचना। जैसे कोई डिप्रेशन में है उसको कहीं हम अगर बाहर घुमाने ले जाते हैं और टीवी दिखाते हैं, म्यूज़िक सुनाते हैं, डांस थेरेपी, तो इस तरह के जो अलग अलग टाइप के रिक्रिएशनल थेरेपीज़ होते हैं, ये एक साइकोथेरेपी होता है जो पेशेंट को दिया जाता है। मनोविश्लेषण चिकित्सा सुविधा, तो इसके थ्रू भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। फिर से दोबारा से देखिए, ट्रीटमेंट में हम एंटी डिप्रेशेंट, एंटी साइकोटिक, हाई कैलोरी और हाई पोषक तत्वों वाला खाना देंगे, पूर्ण आराम करवाएंगे, परामर्श सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी चीज़ के लिए अच्छे से पेशेंट से हम डिस्कस करेंगे, मनोविश्लेषण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, यानी जो साइकोथेरेपी है वो। क्योंकि जितने भी तरह के आपके पास साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक पेशेंट आएंगे, तो उन सभी को, मोस्टली लोगों को मनोविश्लेषण चिकित्सा सुविधा दी जाती है। क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया? किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं माइनर डिजीज़ के बारे में। हमने मेजर डिजीज़ तो कर लिया कंप्लीट। मेजर डिजीज़ में हमने क्या क्या देखा? मेजर डिजीज़ में हमने क्या क्या समझा? मेजर डिजीज़ है ना, इसमें हमने स्किज़ोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें हमने मेनिया और डिप्रेशन दोनों के बारे में अलग से भी देखा, मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या थे? मेजर डिजीज़ है, ठीक है। और कुछ हमने पैरानोइया के बारे में भी समझा, पैरानोइया के बारे में भी समझा। तो ये हमने मेजर डिजीज़ कंप्लीट किए अभी तक, जो कि साइकाइट्री का जो साइकोलॉजिकल थे ये डिजीज़ है, डिसऑर्डर से बीमारी है, उसके टाइप्स हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूँ? चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं माइनर या लघु डिजीज़ के बारे में। माइनर रोग या लघु रोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम माइनर में सबसे पहले स्नायु विकृति या मनोस्नायु विकृति, स्नायु विकृति या मनोस्नायु विकृति के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूरोटिक और साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर। क्या है? न्यूरोटिक और साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर, स्नायु विकृति या मनोस्नायु विकृति। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर मनोस्नायु दौर्बल्य यानी न्यूरोस्थेमिया, ठीक है, न्यूरोस्थेमिया पहला इसके अंदर डिसऑर्डर आएगा। दूसरा डिसऑर्डर आएगा इसके अंदर चिंता मनोस्नायु विकृति, जिसको हम एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। थर्ड है चिंता उन्माद, जिसको इंग्लिश में हम एंजाइटी हिस्टेरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिसऑर्डर आएंगे और देख लेते हैं। इसके बाद है बाध्यता मनोस्नायु विकृति, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और लास्ट इसके अंदर आएगा
लघु जो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो इसमें उन्माद या हिस्टेरिया लास्ट टॉपिक आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनमें से एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोस्नायु दुर्बल्य, ठीक है? मनोस्नायु दौर्बल्य में यानी न्यूरोस्थेमिया में क्या होता है कि इसमें रोगी को शारीरिक व मानसिक रूप से थकावट महसूस होता है, ठीक है? जो कि आराम करने से दूर हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाता है। ये न्यूरोस्थेमिया में क्या होता है, इंसान को थकान महसूस होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ठीक है? अब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण समझिए, तो कॉजेस में आता है केंद्रीय स्नायु की दुर्बलता, ठीक है? कारण में क्या आएगा? केंद्रीय स्नायु की दुर्बलता। और जो केंद्रीय स्नायु की दुर्बलता होता है, इसका मतलब है कि इंसान का अगर जो मानसिक कंट्रोल है वो अगर इम्बैलेंस हो जा रहा है, जो दिमाग का सेंटर का जो वर्क है वो अगर वीक हो जा रहा है, तो उस कारण से क्या होता है, न्यूरोस्थेमिया जैसा डिजीज होता है। इसके अलावा मानसिक विच्छेद, यानी कि अगर मेंटल इलनेस है, क्या है, मेंटल बीमारी है कोई भी, तो उसके वजह से भी ये दुर्बलता जो न्यूरोस्थेमिया है ये देखने को मिलता है। थर्ड कॉज की बात करें वो है संवेगात्मक तनाव व संघर्ष। इंसान को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी चीज़ का, ठीक है, या अपने आप में ही बहुत स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसान का जो न्यूरोस्थेमिया जैसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉज की, तो वो है आलस्य व निष्क्रियता, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आलसीपन है इंसान में और किसी काम को करने के लिए वो सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको न्यूरोस्थेमिया जैसी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें कारण की, तो आत्म मादकता, यानी कि अपना जो खुद का सेल्फ ट्रस्ट होता है, रेस्पेक्ट होता है, अगर खुद में नहीं है, तो उतना अगर सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरोस्थेमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे में भी ये बीमारी हो सकता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी अगर इंसान का पर्सनैलिटी ऐसा है इंट्रोवर्ट, जिसमें कि अपने आप से बातें करना, अपने आप में ही घुले मिले रहना, ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं रखना या ना ही ज़्यादा कुछ शेयर करना लोगों से, दूसरे लोग से, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। इसके अलावा है अति कार्य एवं चिंता, क्या है, अति कार्य एवं चिंता, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा अगर एंजाइटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर एंजाइटी है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या देखने को मिलता है, न्यूरोस्थेमिया देखने को मिलता है। दोबारा से देखिए क्या क्या कारण हो सकता है न्यूरोस्थेमिया का। पहला कारण है केंद्रीय स्नायु दुर्बलता, मानसिक विच्छेद, संवेगात्मक तनाव व संघर्ष, आलस्य एवं निष्क्रियता, आत्म मादकता, अनुवांशिकता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अति कार्य एवं चिंता, ठीक है। तो ये इसके कारण हैं जिसके वजह से न्यूरोस्थेमिया जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या बात करते हैं, सिम्टम्स की, लक्षण की, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इस बीमारी में, तो इसमें हल्का सा कार्य करने पर या कार्य नहीं करने पे थकावट होगा, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, इसमें थकान लगता है। थकावट आराम करने से दूर हो जाएगा और थकावट का संबंध स्नायु से नहीं होगा, ठीक है। स्नायु यानी कि जो थकान हो रहा है वो मतलब जो काम है उससे नहीं होगा, ठीक है।
काम इतना ज़्यादा तो ऐसे कोई इंसान नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो जो थकावट है वो उस कार्य के वजह से नहीं होगा, उसे ऐसे ही मानसिक और फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से थकावट महसूस होता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताइए, सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, फिर से देख लीजिए। अगर हल्का कार्य करने पे या नहीं करने पे थकावट उत्पन्न होता है इस बीमारी में, अगर आराम किया जाए तो थकावट दूर हो जाता है, और इसका संबंध स्नायु से नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चले, इसके टाइप्स देखिए। कितने टाइप्स के न्यूरोस्थेमिया होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, तीव्र और दीर्घ। तीव्र को हम दूसरे नाम से द्वितीय मनोस्नायु दौर्बल्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एक्यूट और सेकेंडरी न्यूरोस्थेमिया कहते हैं। वहीं दूसरा टाइप है दीर्घ या प्राथमिक मनो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला जो है उसको हम द्वितीयक कहेंगे, पहले टाइप को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक, और दूसरे टाइप को हम प्राथमिक कहेंगे, क्रॉनिक या प्राइमरी न्यूरोस्थेमिया। ये यहाँ पर याद रखने वाला चीज़ है ना, कि पहला को हम द्वितीयक कहें और दूसरे को हम प्राथमिक कह रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? टाइप सभी को समझ में आ गया? टाइप समझ में आ गया? अब चलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं अगर पेशेंट को क्या है, न्यूरोस्थेमिया जैसा प्रॉब्लम है। तो रोगी को संपूर्ण आराम प्रदान करेंगे ताकि थकावट नहीं लगे, पौष्टिक और उच्च ऊर्जा वाला खाना देंगे, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा उपचार, साइकोथेरेपी, चिंता उन्मूलन औषधि प्रदान करेंगे, ऐसा चीज़, ऐसी दवाई जो एंजाइटी को, स्ट्रेस को, टेंशन को डिक्रीज करता है, कम करता है, उस तरह की दवाइयों को हम दे सकते हैं। और जितना हो सके आराम करने बोलेंगे, पौष्टिक खाना और अलग अलग साइकोथेरेपी के थ्रू इसको हम ठीक करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम दूसरा जो टाइप है उस पर बात करते हैं, और ये जो थर्ड टाइप है वो है चिंता मनोस्नायु विकृति, जिसको हम एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग को ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए। देखिए, दूसरा जो इसका टाइप होता है लघु साइकोसिस का, लघु मेंटल इलनेस का, तो इसमें दूसरा टाइप है चिंता, एंजाइटी, टेंशन। तो ऐसे न्यूरोसिस में, ऐसे मतलब बीमारी में क्या होता है कि चिंता एक शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चिंता क्या है? एक प्रतिक्रिया है। किस चीज़, कैसा है? शारीरिक, यानी शरीर पे भी असर होता है इसका, दिमाग पे भी होता है, और व्यवहार पर भी इसका प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तीनों चीज़ों में ये दिखता है, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक, जिसमें उद्दीपन का जो कारण है वो काल्पनिक होता है। इसकी जो इसका कारण है कि एंजाइटी अगर हो रहा है, चिंता हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है? तो ये काल्पनिक चीज़ों से होता है जो हम सोचते हैं, जो कि रियलिटी में हो या नहीं हो वैसी बात, लेकिन हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा। तो काल्पनिक चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, तो जो फिर क्या उत्पन्न होता है? चिंता होता है, जिसका जो प्रतिक्रिया है वो हमारे शारीरिक, यानी शरीर पे, दिमाग पे, मानसिक रूप से और व्यवहारिक प्रतिक्रिया, इन तीनों रूपों में देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंजाइटी न्यूरोसिस के बारे में, कि इसमें शारीरिक प्रतिक्रिया में शरीर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, इसका स्तर बढ़ जाता है। क्या याद रखना है? जो भी एंजाइटी रहेगा, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग एग्ज़ाम के व्यू से याद रखिए कि जो एंजाइटी होता है ना, टेंशन होता है, चिंता होता है, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाता है? इसमें जो सेरोटोनिन, इसमें क्या है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और
जो डोपामीन होता है, डोपामीन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन से, तंत्रिका कोशिका से निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्रावित अगर होने लगेंगे, इसका लेवल अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है, चिंता होने लगता है। ठीक है, एंजाइटी होता है। एंजाइटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चिंता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? सभी को अच्छे से समझ में आ गया ये चीज़? हाँ, तो इसको याद रखना, ध्यान देना है यहाँ पर। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं चिंता के बारे में, कि मानसिक प्रतिक्रिया में व्यक्ति उद्दीपन के वास्तविक कारण को पहचानने में असमर्थ रहता है। जो दिमागी रूप से अगर प्रतिक्रिया दिया जाए चिंता की, तो इसमें जो वास्तविक कारण है वो नहीं पता चलता है, क्या हो सकता है उसको पहचान नहीं सकता है। ठीक है, वो असमर्थ रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? वास्तविक जो कारण है उसको पता नहीं चल पाता है अगर मानसिक प्रतिक्रिया, क्योंकि वो मेंटल रूप से, मेंटली अपने दिमागी रूप से इंसान अगर बहुत ज़्यादा चिंता करने लग रहा है, सोचते 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 उसको पता ही नहीं चलता है कि कारण क्या है, मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या मतलब चिंता इतना खतरनाक यहाँ पर हो जाता है मेंटली रूप से कि उसका कारण नहीं पता चलता है। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ें तो व्यवहारिक प्रतिक्रिया में, व्यवहारिक में क्या होता है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसका सामना करने से बचने की कोशिश करता है। जो व्यवहार ऐसा रहेगा कि वो भागना चाहेगा, जिस चीज़ से उसको टेंशन रहेगा, इंसान को चिंता होगा, उस चीज़ से वो भागना चाहेगा। ठीक है, हाँ, व्यवहारिक प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जिस चीज़ से टेंशन होता है उस चीज़ से इंसान भागना चाहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, व्यवहारिक प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहारिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? दोबारा से बताऊं? चलिए दोबारा से देख लीजिए। एंजाइटी न्यूरोसिस में जो सेकेंड टाइप होता है लघु का, उसमें चिंता शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीन प्रतिक्रिया इसमें मिलता है। इसका कारण काल्पनिक होता है। अगर हम बात करें शारीरिक की, तो शारीरिक प्रतिक्रिया में जो सेरोटोनिन और डोपामिन होता है वो बढ़ जाता है। मानसिक प्रतिक्रिया में वास्तविक कारण का पता नहीं चलता है, और व्यवहारिक प्रतिक्रिया में जो व्यक्ति की परिस्थिति है उससे वो दूर भागना चाहेगा, बचना चाहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों प्रतिक्रिया इस तरह से होता है चिंता में, ये सारे हमें दिखाई देंगे। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो पहला प्रकार है सामान्यीकृत चिंता विकार, जिसको हम इंग्लिश में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। सेकेंड टाइप है इसका आंतक प्रेरित चिंता विकार, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। थर्ड है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, भय युक्त चिंता विकार। इसी में तीव्र और क्रॉनिक, मतलब तीव्र और दीर्घकालिक चिंता विकार आता है, जैसे एक्यूट एंजाइटी और क्रॉनिक एंजाइटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कमेंट कीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर से देख लीजिए टाइप्स। पहला इसका टाइप है सामान्यीकृत चिंता विकार या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, आंतक प्रेरित चिंता विकार, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, भय युक्त चिंता विकार या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। इसी में एक्यूट या तीव्र चिंता, और दूसरा है दीर्घकालिक चिंता, एक्यूट एंजाइटी और क्रॉनिक एंजाइटी। क्लियर है? अब देखिए क्या इसके कारण हैं वो समझिए, कि जो चिंता, एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों चिंता होता है। तो
ये अनुवांशिक कारक के वजह से भी हो सकता है। कभी कभी जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस में रहते हों तो उनके जो ये बीमारी है ये बच्चों में भी जा सकता है, बच्चे भी स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट है असामान्य मानसिक कार्य। अगर बच्चे का या इंसान का मानसिक जो फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है, नॉर्मल अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा ही चिंता करेगा, किसी भी टॉपिक किसी भी पॉइंट को लेकर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। नेक्स्ट हम बात करें व्यवसायिक कारक, यानी कि कुछ ऐसा मतलब ऑक्यूपेशनल फैक्टर, यानी कि कोई काम या इस सब से रिलेटेड अगर टेंशन हो, चिंता होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को कभी काम नहीं मिलता है या फिर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो चिंता है वो उत्पन्न होता है। मस्तिष्क आघात, अगर मेंटल इंजरी, ब्रेन इंजरी हुआ हो, ठीक है, दिमाग पे अगर चोट लगा हो, तब भी क्या होता है, चिंता हो सकता है। नेक्स्ट है यौन उत्तेजनाओं की अधिकता। क्या है? यौन उत्तेजनाओं की अधिकता। अगर क्या होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो उसे भी चिंता देखने को मिलता है। अगर किसी विशेष कारण के कारण भय हो, ठीक है, अगर डर हो किसी चीज़ का, तो तब भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, ठीक है। किसी का अगर डर होता है तो भय से भी चिंता होता है। रोगग्रस्त स्थिति, ठीक है, क्या है? रोगग्रस्त स्थिति, यानी कि अगर क्या है, बीमारी है, किसी तरह का अगर बीमारी है, रोग है, तो उस स्थिति में भी क्या देखने को मिलेगा? चिंता देखने को मिलेगा। कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसके वजह से भी होता है चिंता। अगर इंसान तनावपूर्ण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन जी रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसका लाइफ चल रहा है, तब भी चिंता होता है। कोई अगर औषधि लिया है या अल्कोहल लिया है तो कभी कभी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है दुखद परिस्थितियों में चिंता होता है। अकारण अगर कोई भय की स्थिति हो रही है तब भी चिंता देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। इसके कारण अनुवांशिक कारक, असामान्य मस्तिष्क कार्य, व्यवसायिक कार्य, मस्तिष्क आघात यानी ब्रेन इंजरी, यौन उत्तेजनाओं की अधिकता, किसी विशेष कारण के वजह से अगर भय लग रहा हो, रोगग्रस्त यानी कोई रोग हो, बड़ा कैंसर वगैरह, मनोवैज्ञानिक कारण कुछ हो, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण वैवाहिक या पारिवारिक जीवन हो, औषधि व्यसन व मद्यपान, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो या कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, दुखद परिस्थितियाँ, अकारण भय स्थिति, तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी के वजह से जो इंसान है उसको एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, चिंता होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? अब हम इसके सिम्टम्स समझेंगे, लक्षण समझेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि इसमें पहला शारीरिक लक्षण या फिजिकल सिम्टम्स में क्या दिखाई देगा? हृदय दर, जब भी टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, हृदय दर बढ़ जाता है, रक्त संचरण का बढ़ जाना, गला रुद्ध जाना मतलब सूख जाना, श्वसन में कठिनाई होने लगना, गहराई युक्त श्वसन, बहुत तेज और गहराई से सांस लेगा, मुंह सूखने लगेगा, पाचन सही से नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, उल्टी जैसा जी मिचलाएगा, उल्टी होगा, दस्त हो सकता है, प्यास लग सकता है, सिर दर्द होगा, कानों में घंटी बजने जैसा, क्योंकि टेंशन एंजाइटी में क्या होता है, कानों में घंटी बजने जैसा आवाज़ रहेगा, बेचैनी होगा, धुंधलापन दिखाई देगा, बार बार मूत्र विसर्जन करने लगता है टेंशन से, यौन निष्क्रियता यानी कि सेक्सुअल मतलब कह सकते हैं कि नॉट एक्साइटेड रहेगा, अनैच्छिक मांसपेशियां संकुचन होगा, ठीक है,
जो मसल्स हैं वो अनैच्छिक रूप से बिना इच्छा का खुद ही से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, तो संकुचित होगा। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स एंजाइटी वाले पेशेंट, चिंता जिनको होता है, उनमें देखने को मिलता है। फिर से दोबारा से देखिए फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या होगा। शारीरिक लक्षण में हृदय का दर्द जो है, धड़कन जो है वो तेज बढ़ जाएगा, रक्त संचरण फिर से बढ़ जाएगा, गला सूखने लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, बहुत गहराई से सांस लेगा, मुंह सूख सकता है, पाचन सही नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, जी मिचलाएगा, उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, प्यास बहुत लगेगा, सिर दर्द होगा, कानों में घंटी बज सकता है, बेचैनी लगेगा, धुंधला दिखाई देगा, बार बार मूत्र विसर्जन लगेगा, यौन निष्क्रियता, और जो बिना अपने इच्छा का मतलब मसल है वो खुद ही से क्या होगा, संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल सिम्टम, मनोवैज्ञानिक लक्षण, कैसा उसको महसूस होगा जब टेंशन होगा, तो चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बेचैनी जैसा लगता है, नींद नहीं आता है, शीघ्र उत्तेजित होगा, बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, गुस्सा करेगा, और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, एकाग्र नहीं रहेगा, अटेंशन नहीं देगा। तो ये मनोवैज्ञानिक लक्षण चिंता वाले पर्सन में दिखाई देते हैं। फिर से समझिए, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा, शीघ्र उत्तेजित होना और एकाग्रता में कमी, ये सभी मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाई देंगे। अब ऐसी स्थिति में चिंता जब है किसी को, तो उसमें हम किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, आइए उसके बारे में बात करें। चिकित्सीय प्रबंधन या मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें चिंता उन्मूलन औषधियाँ, एंजियोलाइटिक ड्रग्स देते हैं चिंता को ख़त्म करने के लिए। देखिए, एंजियो का मतलब होगा एंजाइटी, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना, और ड्रग का मतलब दवाई, यानी ऐसी दवाई जो चिंता को तोड़ दे, चिंता को ख़त्म कर दे, उस तरह की दवाइयाँ हम किस में देंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर में देंगे। कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें आती हैं? इसमें आता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें मतलब ये एक क्लास है, मेडिसिन में क्या होता है, क्लास होता है और फिर उसके अंदर दवाइयों के नाम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एक क्लास है। तो इसमें कौन सा दवा होता है, इसमें सर्टालाइन, इसमें फ्लुक्साटाइन, इस तरह की दवाएं होती हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट, इसमें क्या होता है, एमिट्रिप्टिलिन, एमिप्रामिन, ट्राई एमिप्रामिन, ये सब क्या है, दवाइयों का नाम है। ठीक है, और यहाँ जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट दिख रहा है, ये एक क्लास है, इसमें इसके अंतर्गत ये सभी दवाइयाँ आती हैं और इनको हम देते हैं वैसे पेशेंट्स को जिनको टेंशन होता है, एंजाइटी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एमिट्रिप्टिलिन, एमिप्रामिन, ट्राई एमिप्रामिन। अगर आप लोग को दवा नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रहना चाहिए। मेन दवा ये आप सर्टालाइन याद रखो, सर्टालाइन काफ़ी यूज़ में आता है, सर्टालाइन। ठीक है, इसके अलावा हम बेंजोडाइजिपाइन में लिब्रियम और एटिवैम देते हैं। बेंजोडाइजिपैम याद रखना बहुत ज़रूरी है, बेंजोडाइजिपैम। ठीक है, क्या है, बेंजोडाइजिपैम, तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए, बेंजोडाइजिपैम। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, इसके बाद है सेडेटिव ड्रग, जिसमें डाइजिपैम, एल्प्राजोलम, इस तरह की मेडिसिन आती है। सेडेटिव जिससे क्या होता है, सेडेटिव या बेंजोडाइजिपैम, इससे क्या होता है, इंसान रिलैक्स होता है। क्या होता है, रिलैक्स होता है और इंसान को नींद आता है। क्या होता है, नींद आता है। नींद को लाने के लिए हम सेडेटिव दवाई देते हैं, जैसे कि डाइजिपैम, एल्प्राजोलम। ठीक है, तो ये सब ये याद रखना है आपको, बेंजोडाइजिपैम याद रखना है। क्लियर है कि एंजाइटी में हम ये सब देते हैं।
अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसमें ईसो कार्बोक्साजिड ये मेडिसिन देते हैं, पर ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखो। डाइजीपैम, बेंजोडाइजीपैम और यहाँ सर्ट्रालीन, ये याद होना चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन भी याद रख सकते हो, ये 4 दवा जो टेंशन में, एंजाइटी में हम देते हैं। क्लियर है? मेडिसिन के अलावा हम कुछ ऐसे साइकोथेरेपी भी करते हैं जिससे कि पेशेंट रिलैक्स फील करे। तो इसमें हम मनोचिकित्सा विधियों में, साइकोथेरेपी मेथड में योग क्या करवाते हैं पेशेंट को, योग और ध्यान, मेडिटेशन और योगा, विश्राम तकनीक, हिप्नोसिस, बौद्धात्मक व व्यवहारिक चिकित्सा, भाव विरेचन थेरेपी इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, एक तरह के साइकोथेरेपी मेथड हैं अलग अलग, जिसमें हम इंसान के चिंता को कम कर सकते हैं। जैसे उसका योग में ध्यान लगाकर या किसी चीज़ में ध्यान लगाकर, विश्राम करवा के, ठीक है, या उसके दिमाग को डाइवर्ट करके, हिप्नोसिस करके, ठीक है, या बौद्धात्मक और व्यवहारिक रूप से उसको समझा बुझा कर, उसके भाव को ख़त्म करके, ठीक है, भाव को डाइवर्ट करके हम चिंता को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये मेडिसिन्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, तो ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर जो सेकंड टाइप है ये ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। जो लघु में हमने टाइप पढ़ रहे थे, पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, न्यूरोस्थेमिया, हमने पहला टाइप न्यूरोस्थेमिया, दूसरा हमने एंजाइटी डिसऑर्डर देखा टाइप, और थर्ड टाइप अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइटी हिस्टेरिया। क्या है, चिंता उन्माद, एंजाइटी हिस्टेरिया। तो बताइए सभी लोग, ये जो 2 टाइप हमने अभी पढ़ा है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चिंता उन्माद या एंजाइटी हिस्टेरिया का, कि ये क्या होता है, इसको हम किस तरह से, इसके क्या कारण हैं, सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, वो सभी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। देखिए, चिंता उन्माद एंजाइटी हिस्टेरिया क्या है कि इसमें व्यक्ति निराधार और प्रबल भय से पीड़ित रहता है। बहुत ज़्यादा उसको किसी चीज़ का डर होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का भय होता है, उसमें आंतक से अधिक चिंता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अगर रहेगा, उसको हम एंजाइटी हिस्टेरिया कहेंगे। अत्यधिक चिंता उसके शारीरिक लक्षणों द्वारा प्रकट होता है। इसमें हमें कैसा लक्षण दिखाई देगा, उसकी शारीरिक लक्षण, उसके शरीर में जो जो मतलब अलग अलग क्रियाएं हमें दिखाई देगा, जिसमें व्यक्तित्व परिवर्तन भी हो सकता है। उसका क्या होगा, पर्सनैलिटी जो होगा वो चेंज होगा। क्या होगा, जो पर्सनैलिटी है इंसान का, व्यक्तित्व है, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। और यह चिंता क्या होता है, अस्थाई होता है। कोई अस्थाई चिंता अगर है तो मतलब इस तरह का बीमारी उसको देखने को मिलता है। ये काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इस तरह का एंजाइटी हिस्टीरिया रहता है। क्लियर है सभी को? एंजाइटी हिस्टीरिया बहुत ही डेंजरस है, प्रबल भय के और किसी मतलब भय के मतलब वजह से होता है। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन होता है, शारीरिक लक्षण इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। और जो चिंता है वो अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है। अगर हम बात करें कारण कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ये एंजाइटी हिस्टेरिया होता है, सबसे पहले तो अनुकूलन। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ से अगर विपरीत काम हो रहा है तो उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है। संकल्प, यानी किसी चीज़ का संकल्प मतलब हुआ है और काम वैसा नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इंसान को क्या होता है, एंजाइटी होता है, टेंशन होता है। ठीक है, और अगर जैसे मतलब अगर बार बार मन में विचार आने की हाथ नेक्स्ट अगर कारण की बात करें तो हो सकता है व्यक्तित्व,
ठीक है, उसका वैसा व्यक्तित्व ही हो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा हो। ठीक है, और अगर अ, बाल्यावस्था हो, ठीक है, एज का भी प्रभाव पड़ता है कभी, और जब संवेगात्मक आघात हुआ हो, यानी किसी तरह का इमोशनल उसको डैमेज हुआ हो, इंसान को बहुत ज़्यादा किसी ने हर्ट वो किया हो, तो तब भी एंजाइटी हिस्टेरिया होता है। निकट संबंधियों के प्रति प्रबल यौन भावना अगर हो तब भी होता है। और अनुवांशिकता, यानी अगर पेरेंट्स को ये बीमारी है तो उनके बच्चों में भी होने की संभावना हो सकती है। अगर हम बात करते हैं एंजाइटी हिस्टेरिया के टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ आपको देखिए, मैं सिंपल एक लाइन में और बार बार बोल रही हूँ कि ये चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन आने के चांस है, नहीं के बराबर। और अगर आएंगे भी तो बस डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, और मतलब जो बीमारी है उसका मतलब पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आपसे इतना टाइप्स ये सब डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में है इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं इसका एंजाइटी हिस्टेरिया का। पहला है सरल मूर्ति चिंता उन्माद, सिंपल कॉन्क्रीट एंजाइटी हिस्टेरिया। दूसरा है प्रतीकात्मक मूर्त चिंता उन्माद, यानी कि सिंबॉलिक कॉन्क्रीट एंजाइटी हिस्टेरिया। और थर्ड है प्रतीकात्मक अमूर्त चिंता उन्माद, सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्ट एंजाइटी हिस्टेरिया। ठीक है, तो ये इसके 3 टाइप हैं। अब समझिए कि अगर एंजाइटी हिस्टेरिया है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, किसको हम कैसे देखकर कह सकते हैं कि इसको एंजाइटी हिस्टेरिया है। तो ऐसे इंसान में जिनको एंजाइटी हिस्टेरिया है उनमें शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होंगे। इंसान हाथ पाँव में कपकपी होगा, हाथ पाँव में क्या होगा, कपकपी होगा। लकवा की स्थिति होगी, इंसान ऐसा लगेगा जैसे उसको लकवा मारा हो, पैरालिसिस हुआ हो, उस तरह की उसकी स्थिति होगी। इंसान बेहोश हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में। हृदय की धड़कन भी तेज हो सकती है, निगलने में कठिनाई होगा। अति संवेदनशीलता या संवेदनहीनता, या तो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होगा या नॉन सेंसिटिव होगा। ठीक है, और धुंधला दिखाई देगा, कोई भी चीज़ धुंधला दिखाएगा। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेने से यही सब होता है। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, थरथराहट होता है, लकवा मारता है, बेहोशी होता है, हृदय धड़कन तेज हो जाता है, निगलने में कठिनाई होता है। या तो इंसान बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, और धुंधला दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक लक्षण फिजिकल सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक लक्षण, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसके मानसिक रूप से क्या प्रभाव होगा, मानसिक रूप पे एंजाइटी का क्या प्रभाव होगा वो देखिए। देखिए, जब भी एंजाइटी होता है इंसान को घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, वास्तविकता से बचना, मतलब जो रियलिटी है उससे भागेगा, और मति भ्रम रहेगा, उसको मतलब सामने में जो चीज़ है वो दिखाई ही नहीं देगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, और स्मृति लोप, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाता है, इंसान चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा क्योंकि वो रिकरेंट बार बार एक ही चीज़ के लेकर टेंशन में रहता है, इसलिए उसको मति मतलब जो स्मृति है, जो मेमोरी है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या क्या है फिर से देखिए। इंसान को घबराहट होगा, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना तो घबराहट होता है, बेचैनी लगता है, व्याकुलता होता है, नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है इंसान, वास्तविकता से बचता है, मति उसका भ्रम होता है, स्मृति लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की कि ऐसी स्थिति में हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, चिकित्सीय प्रबंधन हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है तो इसमें हम औषधि चिकित्सा, ड्रग थेरेपी करते हैं। क्या करते हैं, औषधि चिकित्सा में ड्रग थेरेपी, यानी कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, जैसे एंजियोलाइटिक, अल्प्राजोलम, डाइजीपैम, एंटीसाइकोटिक
यानी क्लोराज़ेपम, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें क्लोमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन। देखिए ये जो डार्क कलर का लिखा हुआ है ना, ये क्लास होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और इधर क्या है, दवाई लिखा हुआ है, मेडिसिन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को एक बार पढ़ लेना है ये बस। ठीक है, डाइज़ेपम, अल्प्राजोलम, ये सब टेंशन को कम करने के लिए दिया जाता है, तो ये दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा ECT करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ECT थेरेपी, इलेक्ट्रो, हम आगे डिटेल से इन सभी थेरेपी के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, क्लियर है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT। तो ECT में हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उसके थ्रू इसको हम एंजाइटी को ठीक करते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन चिकित्सा करते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में हम क्या क्या करेंगे, साइकोथेरेपी में हम क्या क्या करते हैं, व्यवहार भाव विवेचन थेरेपी, समूहन थेरेपी, समूह थेरेपी, पारिवारिक थेरेपी, प्लेसिबो थेरेपी। देखिए ये सब जो आपको थेरेपी दिख रहा है, ये एक मतलब ये सभी क्या है, मनोवैज्ञानिक थेरेपी हैं, चिकित्सा है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम इंसान को बिना दवाइयों का ठीक करते हैं, जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर, उसके भाव में मतलब चेंजेस लाकर, एक समूह के बीच उसको डिस्कस करवा के, उसका मन को मतलब डाइवर्ट करके परिवार के बीच रख कर, ताकि उसको ज़्यादा अकेले में ना चिंता होता है, अगर परिवार के बीच रखा जाए ऐसे पेशेंट को तो उसको चिंता कम होगा। और प्लेसिबो थेरेपी का मतलब होता है कि उसके माइंड को झूठ मूठ का डाइवर्ट करके, मतलब उस रियलिटी में उसको कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट नहीं देकर बस उसको दिखाएंगे कि हमने आपका ट्रीटमेंट दिया और किया, और इस तरह से उसके दिमाग पे इस चीज़ को एक इमेज बनाते हैं और इससे पेशेंट सोच कर ही वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो थर्ड टाइप था एंजाइटी हिस्टेरिया, ये क्लियर हो गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक, क्लियर है सभी को यहाँ तक, बताइए, कमेंट कीजिए सभी को यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम समझते हैं जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है माध्यता मनोस्नायु विकृति विकार। इसको हम इंग्लिश में ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस डिसऑर्डर कहते हैं। अब समझिए, मैं आपको यहीं से सिंपल आपको मतलब बता देती हूँ, मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑब्सेसिव का मतलब होता है दिमाग में बहुत सारे थॉट आना, ठीक है, ऑब्सेशंस आना, थॉट सोच आना, दिमाग में बहुत सारे सोच आना। कंपल्सिव का मतलब होता है इन सोच को कम करने के लिए कोई काम करना, एक्ट करना, ठीक है, एक्ट करना, कोई काम करना, एक्शन करना, ठीक है, जिससे कि ये जो सोच आ रहा है बार बार वो दब सके, उस तरह का ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम डिटेल से क्या देखेंगे कि ये एक चिंता का विकार है। इसमें क्या आता है, दिमाग में बहुत सारा सोच आता है, चिंता आता है। ठीक है, और क्या है इसमें, इसके अंतर्गत रोगी व्यक्ति किसी तर्कहीन विचार अथवा अवांछित क्रिया को बार बार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो मतलब अवांछित तर्कहीन विचार आएगा उसके दिमाग में, बिना लॉजिक के बार बार थॉट आएगा, विचार आएगा, और उसी को कम करने के लिए क्रिया करेगा, काम करेगा, और वो भी कब कितने बार करेगा, बार बार करेगा। ठीक है, कितने भी प्रयास करने पर वह इन विचारों को अपने मन से नहीं निकाल पाता है। व्यक्ति यह जानते हुए कि यह क्रियाएं अवांछित और मूर्खताहीन है फिर भी करता है। ठीक है, जैसे जो दिमाग में आ रहा है और उस चीज़ को वो बार बार कर रहा है, उसको पता है कि ये सही नहीं है, ये मूर्खताहीन है, फिर भी वो करता है, इन्हें बार बार करने हेतु मजबूर रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि दिमाग में बार एक चीज़ आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, उसी को रोकने के लिए वो इंसान उसी काम को बार बार करेगा।
जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल की बात करूं तो इंसान को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं। इंसान को क्या लगता है, मेरे हाथ गंदे हैं। अब वो बार बार जाकर धोएगा, बार बार वॉश करेगा, हैंड को बार बार वॉश करेगा, फिर भी उसके दिमाग से ये थॉट नहीं जाते हैं वॉश करने के बाद भी कि हाथ साफ हुए। उसको दिमाग में यही रहता है कि अभी भी हाथ गंदे हैं और फिर से जाकर वो धोएगा। तो दिमाग में उसका एक ही चीज़ आते रहेगा और उसको कम करने के लिए वो काम करेगा, रिपीट करते रहेगा। तो इसी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस डिसऑर्डर कहते हैं। अब कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कोई अनुवांशिक कारक हो, फैमिली से आया हो, कम बुद्धि स्तर हो, ठीक है, वातावरण, कुछ ऐसे कारक होते हैं आसपास की चीज़ें, जैसे इंसान अगर अविवाहित है या फिर बहुत ज़्यादा उच्च वर्ग से संबद्धता है तो उस कारण भी क्या होता है, दिमाग में बहुत विचार आते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति को तो सारे दिक्कत है। आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो कि हमने जितने कारण पढ़े उसमें ये कारण सबसे ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि वैसा इंसान जो मन की बातों को अपने अंदर दबा कर रखता है, इंट्रोवर्ट होता है, लोगों से बात शेयर नहीं करता है, उसको कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। अब अगर बात करें लैंगिक, नेक्स्ट कारण लैंगिक हताशाएं, यानी अगर उसके साथ जेंडर इनइक्वालिटी होता हो, इंसान के साथ अगर भेदभाव है तो उस कंडीशन में, या उसको मारा पीटा जा रहा हो तब भी क्या होता है, इस तरह का ऑब्सेशन आता है दिमाग में। स्नायु विकार, दिमाग में अगर जो न्यूरॉन्स है वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, या रचनाओं की असफलता, ठीक है, जैसे जो वो चाहता था और वो अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इस तरह के थॉट आते हैं बार बार और उसको फिर वो बार बार करता है। मानसिक संघर्ष और संवेगात्मक प्रभाव, किसी चीज़ का अगर उसको दिमाग पे असर हुआ हो, स्ट्रगल हुआ हो और प्रभाव पड़ा हो, तब भी क्या होता है, तब भी हमें ये बीमारी देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर से समझिए क्या क्या कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारक हो सकता है, कम बुद्धि स्तर हो सकता है, वातावरणीय कारक जैसे अविवाहित स्तर, उच्च वर्ग संबद्धता, ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, लैंगिक हताशाएं, स्नायु विकार, मनोरचनाओं की असफलता, ठीक है, मानसिक संघर्ष और संवेगात्मक प्रभाव। इन सारे कारणों से क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस डिसऑर्डर होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पहला इसका जो टाइप है वो है प्रधान बाध्यता विचार, प्रीडोमिनेंट ऑब्सेसिव थॉट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्रिया बाध्य हेतु विवश नहीं होता है, मतलब काम करने के लिए जो दिमाग में आ रहा है उस काम करने के लिए वो बाध्य नहीं होता है, ठीक है। शंका का निवारण विपरीत विचारों द्वारा किया जा सकता है। जो उसके दिमाग में शंका है, जो उसके दिमाग में थॉट्स है, उसको हम विपरीत विचार द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसमें अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर व्यक्ति हानि को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। उसके मन में क्या चल रहा है उसको जानकर हम विचार को बदल सकते हैं, ताकि वो बार बार एक ही चीज़ करने से जो नुकसान उस व्यक्ति का हो रहा है उसको हम रोक सके। जैसे आक्रामकता व यौन इच्छाएं, जैसे अगर गुस्सा ये सब आ रहा है या यौन इच्छा है तो उसको हम विपरीत विचारों द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है वो है शुद्ध बाध्य क्रियाएं या प्योर ऑब्सेशनल एक्ट्स, ठीक है, प्योर ऑब्सेशनल एक्ट्स। इसमें क्या है कि इसमें कार्य व्यक्ति द्वारा मन में विचार आने के पहले किए जाते हैं, ठीक है। जो काम है ना वो पहले ही कर लेगा, तब उसके जैसे हाथ धोएगा तब उसको लगेगा कि अभी भी हाथ गंदे हैं, तो कार्य पहले उसने किया, उसके बाद उसके दिमाग में थॉट आएगा। या बाध्यता का विचारों से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो काम कर रहा है उसके अलावा भी दूसरे विचार भी आ सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्योर ऑब्सेशनल एक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करें वो है मिश्रित बाध्यता विचार एवं क्रियाएं,
इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्स्ड थॉट्स एंड एक्ट। इसमें विचार व कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो उसके दिमाग में आ रहा है और अगर वही कार्य कर रहा है तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी को हम मिश्रित बाध्य विचार एवं क्रियाएं कहेंगे, ठीक है। जैसे बार बार मन में विचार आना कि हाथ गंदे हैं, उसकी प्रतिक्रिया फल स्वरूप बार बार हाथ धोता है, ठीक है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं कि ऐसे बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो देखिए, इसमें शारीरिक लक्षण फिजिकल सिम्टम्स में क्या दिखाई देगा, इंसान को भूख नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा, कार्य करने काम वो है बार बार करेगा, किसी वस्तु के लिए बार बार जांच करेगा, जैसे अगर ताला बंद किया है तो वो बार बार देखेगा कि ताला बंद हुआ या नहीं, बार बार गिनता है, हाथ धोता है, आंतक प्रतिक्रियाएं देता है। तो ये शारीरिक लक्षण है। अगर हम मानसिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण की बात करें, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें, तो इसमें अपने हाथों या शरीर का गंदा होने का भय रहता है, अपने आप पर भी नियंत्रण खोने या स्वयं को हानि पहुंचाने का भय होता है, मन में हिंसक विचारों व चिंतनों का आना, मतलब इस तरह का आता है, संवेगात्मक तनाव देखने को मिलता है, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, परस्पर विरोधी विचारों, जैसे किसी चीज़ को विरोध करने का विचार भी आता है, भावनाओं व संवेगों का आना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर से देख लीजिए, इंसान अपने हाथों या शरीर का गंदा होने का उसको डर रहेगा, अपने आप पर नियंत्रण खोने, स्वयं को हानि पहुंचाने का डर रहेगा, मन में हिंसक विचारों और चित्रों का आना, संवेगात्मक तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, विरोधी विचार उसमें आएंगे, भावनाओं और संवेग आएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। इस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव को अगर ठीक करने की बात की जाए मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसमें जो दवा है वो हम देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, हेलोपेरिडोल, क्लोजापाइन, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में सर्ट्रालाइन, जो हमने वो सब मेडिसिन देखे थे वही सेम हम इसमें भी देंगे, सेडेटिव देंगे, अल्प्राजोल, डाइजेपाम वगैरह, जितने भी मेडिसिन हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी इन सारे डिजीज़ में चलते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन चिकित्सा या ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम क्रैनियम के अंदर मैग्नेट का फोर्स ये सब से ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है उसकी चिंता को ख़त्म करने के लिए। मस्तिष्क को गहरे उद्दीपन प्रदान करते हैं, यानी शांति, मेडिटेशन वगैरह, और कुछ मनोचिकित्सा विधियां जैसे ध्यान व योग, मेडिटेशन, योगा, सामूहिक या पारिवारिक चिकित्सा विधि, या तो उसको ग्रुप में रखेंगे ताकि चिंता नहीं हो, इस तरह का थॉट नहीं आए कि बार बार काम करना है, और या फिर उसको हम फैमिली के बीच रखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट समझ में आ गया? सभी का ट्रीटमेंट आप लोग याद रखिए सेम ही है, साइकोलॉजिकल थेरेपी और ये सारे मेडिसिन सेम रहेंगे। तो बताइए सभी लोग कमेंट करके, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? और भी टाइप बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आप लोग बताइए, सभी क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी डाउट अगर है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अगर नए हैं आप लोग के लिए, बिल्कुल नए होंगे, तो ये आपको पूरा याद रखना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस एक बार रीड करना है, पीडीएफ समझना है कि मतलब जो बीमारी है उसका मतलब पता होना चाहिए। बस जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव का मतलब बताई ना, उसी तरह से मतलब पता होना चाहिए, बाकी आपको डिटेल में नहीं समझना है, लक्षण थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।